हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पर होगा। और ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन किससे रिलेटेड होने वाला है? तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन रिलेटेड होने वाला है माइक्रो कैप स्टॉक से। देखिए, माइक्रो कैप स्टॉक नॉर्मली ऐसी कंपनीज जिनका जो मार्केट कैप है ना, वो आपको 1000 करोड़ या फिर 1000 करोड़ से कम देखने को मिलता है, उसको हम माइक्रो कैप कंपनीज नॉर्मली बोला जाता है। हालांकि बहुत सारे सिनेरियो में आपको ये 2000 करोड़ 3000 करोड़ तक भी आपको मार्केट कैप जाता है। तो जो कंपनी साइज में बहुत छोटी होती है, उन कंपनीज के ऊपर में अगर आप पर्टिकुलर डिस्कशन करते हैं या अपनी रिसर्च करते हैं, तो उसको हम माइक्रो कैप कंपनी बोलते हैं। और आज के वीडियो में बेसिकली हम ऐसी 3 माइक्रो कैप कंपनीज के ऊपर में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। और हमारा जो पूरा डिस्कशन है वो किससे रिलेटेड होने वाला है? तो हमारा जो पूरा डिस्कशन है ना, वो आपको रेवेन्यू से रिलेटेड होने वाला है। क्योंकि एंड ऑफ द डे कोई भी कंपनी जो स्टॉक मार्केट में आती है या स्टॉक मार्केट में रहती है या बाहर में रहती है, तो उसका एंड ऑफ द डे पर्पस क्या होता है कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करे, ताकि जो इन्वेस्टर है उसको यहाँ पर फायदा हो सके। तो आज के वीडियो में टोटल ऐसी हम 3 माइक्रो कैप स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पर आपको काफ़ी इंप्रेसिव सेल्स ग्रोथ जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर मेरा इंप्रेसिव सेल्स ग्रोथ से कहने का मतलब है कि सीधा सीधा जो नंबर्स है ना, वो आपको 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसा 2 टाइम्स ऐसा ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा। उसको यहाँ पर हम फोकस में रखेंगे। तो बाकी बता दूं कि जो 3 स्टॉक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो आपको माइक्रो कैप कंपनी होती है उनमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पर आपको ऑपरेटर का पंप एंड डंप का रिस्क जो है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको माइक्रो कैप कंपनीज के अपने ज़्यादा रिस्क है और इसको आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे हाईली रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वहाँ पर आपको बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह जो है वो आपको मैं पब्लिश जो करता हूँ अपने वेबसाइट पर, वो भी यहाँ पर मैं आपको शेयर करते रहता हूँ। अगर आपको मालूम नहीं है तो हमने एक वेबसाइट बनाया है investingshalla.com से नाम से, इसको जाकर के आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली जो भी कंपनीज़ को अगर कुछ लेटेस्ट ऑर्डर वगैरह मिलता है, तो ये ऑर्डर के अपडेट हो गया या फिर और भी जो नए नए अपडेट वगैरह मार्केट में आते हैं, जो वो सब सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हम पब्लिश करते रहते हैं। और आने वाले टाइम में आपको काफ़ी सारा कंटेंट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार नेक्स्ट टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है वो कौन सी टॉपिक के ऊपर हो, तो इसमें जो पहला टॉपिक है ना, वो आपको किससे रिलेटेड है? तो वो आपको रिलेटेड है विंड एनर्जी से। देखिए, आपको पता है कि नॉर्मली इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है, वो हमने पास्ट में भी काफ़ी बार डिस्कस किया है। वो आपको 500 गीगावाट है। कितना है? 500 गीगावाट का टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा है बाय 2030 तक करना है। और ये जो 2030 तक करना है ना, इसमें ऑब्वियसली जो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन जो है वो आपको सोलर एनर्जी रहेगा। सोलर एनर्जी का जो टारगेट है वो आपको 280 गीगावाट है। पर इसके बीच में जो है ना, विंड को लोग भूल जाते हैं। हालांकि इंडिया में जो है ना, विंड एनर्जी को लेकर के काफ़ी पोटेंशियल है। उसके पीछे रीज़न ये है कि इंडिया जो है 3 साइड से आपको ओशन से घिरा हुआ है। एक साइड आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा, एक साइड आपको अरेबियन ओशन देखने को मिलेगा। तो चारों साइड, अगर मैं आपको 3 साइड से बात करूँ ना, तो यहाँ पर आपको ओशन है। इसकी वजह से काफ़ी सारा विंड एनर्जी का जो आप एक तरह से बोल सकते हैं कि जो पॉसिबिलिटी है ना, वो काफ़ी हाई है। और इसकी वजह से विंड एनर्जी के ओवरऑल सेक्टर को डिस्कस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि विंड एनर्जी से रिलेटेड हमारा डिस्कशन हो, सिंपली कमेंट में आप 1 लिख सकते हैं। बाकी जो सेकंड टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है? तो सेकंड टॉपिक है हमारा ये जो कंपनीज होती है ना, जो कि स्विच गियर्स वगैरह बनाती है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह बनाती है। तो इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सिंपली कमेंट में आप 2 लिख सकते हैं। क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है वो आपको पता है कि काफ़ी बढ़ने वाली है। फिर चाहे आपको इंडस्ट्री बढ़े, इंडस्ट्री ग्रो करे या कुछ भी ग्रो करे, तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है ना, वो आपको कंसिस्टेंट बेसिस में बढ़ रही है। जब डिमांड बढ़ेगी तो ऐसी कंपनी जो कि इसकी सप्लाई को फुलफिल करेगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो ये टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस पर अगर आप चाहते हैं तो फर्दर हम स्टडी कर सकते हैं। आप चलिए आगे बढ़ते हैं और पहली कंपनी की तरफ आते हैं। तो हमारी इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है यूनिफिन्स कैपिटल इंडिया लिमिटेड। और इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो ओनली 474 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी छोटी कंपनी है। ऑब्वियसली रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। देख सकते हैं यहाँ पर जब स्टॉक आपको क्रैश होता है तो बिल्कुल वर्टिकल डिक्लाइन हमको ऐसा देखने को मिलता है। और ये आपको किसी भी माइक्रो कैप कंपनी में ये रिस्क आपको हमेशा से बना रहता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और यूनिफिन्स कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो ये एक तरह से NBFC कंपनी है, यानी कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है ना कंपनी, वो आपको कंपनी के सर्विसेज देखने को मिलता है। और ऑब्वियसली NBFC का जो मेन काम क्या रहता है? तो लोन वगैरह देना, लोन लेना, लोन से रिलेटेड कंपनी का बिजनेस होता है। और इस कंपनी का जैसे देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हम तीनों कंपनीज का जो है ना, यहाँ पर नंबर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं नंबर्स को डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम कंपनी के बिजनेस को बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं कंपनी के रेवेन्यू की बात करूँ ना, तो यूनिफिन्स कैपिटल 474 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है और फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का रेवेन्यू जो है
वो ओनली 9 करोड़ था। नेक्स्ट ईयर ये बढ़ करके सीधा हुआ 30 करोड़, और उसके बाद अभी रिसेंट ईयर में कंपनी के नंबर जो है ना वो आपको सीधा बढ़ करके 30 करोड़ से 122 करोड़ हमको देखने को मिला। यानी कि अगर आप कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो रिसेंट ईयर में जो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ है वो आपको 300% से ज़्यादा है, यानी कि 309% का रेवेन्यू ग्रोथ हमको देखने को मिला। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो आपको 226% हमको देखने को मिला। और उसके बाद अगर आप जाएंगे ना, इससे भी पहले अगर आप जाएंगे तो भी कंपनी ने 300% से ज़्यादा का रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो कंपनी ने पास्ट में हमको दिखाया है। तो पिछले कुछ सालों से कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस में अपने रेवेन्यू में यहाँ पर हमको ग्रोथ दिखा रही है। तो इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी हो जाती है जिसको फर्दर आप स्टडी कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी का जो मार्जिन है ना, इसमें भी आपको 3 टाइम्स का ग्रोथ हमको देखने को मिला है। इसको हम फर्दर आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार कंपनी के बारे में समझ लीजिए कंपनी क्या है। तो यूनिफिन्स कैपिटल इंडिया लिमिटेड, इट्स अ रजिस्टर्ड एज ए NBFC, जो मैंने आपको बताया था कि एक NBFC कंपनी है विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यूनिफिन्स कैपिटल स्टार्टेड रिटेल ऑपरेशन अंडर द ब्रांड नेम, आपको लैंडिंग प्लेट करके कंपनी का ब्रांड नेम है, उसी के थ्रू कंपनी वर्क करती है। मार्च 2022 में कंपनी ने इसको आपको यहाँ पर लॉन्च किया था, और बहुत सारी सिटीज़ में कंपनी के ऑफिसेज वगैरह जो है आपको वो देखने को मिलता है। पर्सनल लोन वगैरह भी कंपनी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कंपनी ने बताया है, क्या बोला है कि यूनिफिन्स कैपिटल इंडिया लिमिटेड वाज ओरिजिनली इनकॉर्पोरेटेड ऑन June 2, 1982 एज अ लिमिटेड कंपनी अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 1956 इन द ईयर ऑफ 2000। ये यहाँ पर कंपनी ने बताया है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है विद RBI रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कंपनी जो है आपको लोन देना, एसेट फाइनेंसिंग, हायर परचेस, लीजिंग, ये सारा काम जो है कंपनी आपको करती है। और कंपनी का मेन बिजनेस तो ऑब्वियसली लोन एंड फाइनेंसिंग सर्विसेज है। तो इसमें क्या क्या सर्विसेज कंपनी देती है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, तो कंपनी जो है वो आपको ट्रैवल के लिए पर्सनल लोन देती है। कंपनी जो आपको वेडिंग के लिए जो छोटे छोटे लोन्स होते हैं वो कंपनी देती है। कंपनी एजुकेशन लोन प्रोवाइड करती है। कंपनी डॉक्टर्स को लोन देती है। कंपनी आपको वुमेन्स को लोन देने का यहाँ पर काम करती है। कंपनी आपको जो होम रिनोवेशन वगैरह का काम होता है तो उसमें आपको पता है कि पैसा लगता है, तो होम रिनोवेशन के लिए, इंटीरियर रिनोवेशन का काम करने के लिए भी कंपनी जो है वो आपको लोन प्रोवाइड करती है। बाकी कंपनी जो है डेट कंसोलिडेशन करने के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए लोन देती है, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए कैश लोन देती है, कंपनी लॉन्ग टर्म लोन देती है, सैलरीड एम्प्लॉयड को लोन देती है। तो ये पूरा का पूरा कंपनी का बिजनेस स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोन देना ही कंपनी का बिजनेस है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज भी कंपनी ऑफर करती है। तो यूनिफिन्स आल्सो हेल्प क्लाइंट विद इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इट गाइड्स पीपल ऑन वेयर टू इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर रिस्क एंड फाइनेंशियल गोल। द कंपनी अर्न फीस और कमीशन फीस फॉर द सर्विसेज। तो जो भी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज रहती है जो कंपनी देती है उसके बदले में जो है ना कंपनी जो है अपना फीस वगैरह जो है कमीशन फीस वगैरह ऑफर करती है। और ये कंपनी का मेजर रेवेन्यू है। अगर आप देखेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सपोर्ट भी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज को। और अगर आप देखेंगे कंपनी का पैसा कहाँ से आता है, तो एक तो सबसे बड़ा पैसा जो है वो इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि कंपनी लोन देती है अपने क्लाइंट्स को, तो ये कंपनी का रेवेन्यू का सोर्स है। बाकी फीस एंड कमीशन जो मैंने आपको बताया था एडवाइजरी के लिए, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। और कंपनी के कस्टमर कौन कौन है, तो स्मॉल बिजनेस ओनर जो है, छोटे छोटे जो बिजनेस ओनर होते हैं वो कंपनी से लोन लेते हैं। इंडिविजुअल लोग यहाँ पर लोन लेते हैं। और कंपनीज जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर जिसको चाहिए वो यहाँ पर अपनी सर्विसेज लेती हैं। तो ये कंपनी के कस्टमर हैं। और बाकी अगर आप फर्दर देखेंगे कंपनी का जो प्रेजेंस है वो कहाँ कहाँ पर है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि पूरे इंडिया में आपको 22 स्टेट्स में 498 सिटीज़ में कंपनी का प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी मैसिव ग्राउंड आप देख सकते हैं। पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है 132 सिटीज़ में 7 स्टेट्स में कंपनी नॉर्थ रीजन में कवर करती है। वहीं वेस्ट रीजन में आएंगे तो 126 सिटीज़ में 4 स्टेट्स में कंपनी कवर है। साउथ में 115 सिटीज़ 5 स्टेट में कंपनी कवर है। ईस्ट जो इंडिया, मतलब अगर मैं ईस्ट इंडिया की बात करूं तो ये आपको जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन है वहां पर आपको 125 सिटी और 6 स्टेट इन ईस्ट रीजन में यहां पर कंपनी का टोटल प्रेजेंस है। रीजन वाइज अगर आप देखेंगे तो ये सारा देख सकते हैं। ये आपको ईस्ट रीजन हो गया, वेस्ट रीजन, नॉर्थ रीजन और ये आपको साउथ रीजन। उसके अलावा अगर आप फर्दर देखेंगे तो कंपनी के जो नंबर्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जो टोटल डिसबर्समेंट कंपनी का रहा है ना वो 500 करोड़ से ज़्यादा आपको देखने को मिला है। लोन बुक देखेंगे कंपनी का तो करंटली आपको 95 करोड़ का लोन बुक है। और अभी तक कंपनी 2,21,430 लोगों को जो है वो अपनी सर्विसेज कंपनी दे चुकी है। और जैसा मैंने बोला था 122 करोड़ का रेवेन्यू जो है कंपनी ने लास्ट ईयर जनरेट किया था। कंपनी के जो ऐप है वहाँ पर आपको 7 मिलियन से ज़्यादा इंस्टॉलेशन देखने को मिलेगा। और नेटवर्थ वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी सारा डेटा जो है 356 लोग यहाँ पर काम करते हैं। नेट प्रॉफिट आपको 20 करोड़ है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर जो किसी भी फाइनेंशियल कंपनी के लिए या जो लोन देने की कंपनी जो बैंकिंग सर्विसेज देती है ना उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है ना वो कौन सा है, तो वो है आपको एनपीए, यानी कि कंपनी का ग्रॉस आपको एनपीए कैसा है, नेट एनपीए कैसा है, तो वो आपको ओनली 0.51 देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा है। यानी कि कंपनी की जो रिकवरी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
तो इस वजह से फर्दर आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। बाकी कंपनी के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है, तो आने वाले टाइम में कंपनी के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। उसके पीछे रीज़न ये है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन जब ज़्यादा बढ़ेगी तो लोन्स की जो डिमांड है वो ऑब्वियसली हमको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। बाकी लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो हमको काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। आपको जो लाइफ स्टाइल है लोग के आने वाले टाइम में लोग आपको लाइफ स्टाइल के ऊपर में जो जेनजी वाला जनरेशन है वो काफ़ी पैसा स्पेंड करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कंपनी के लिए। बाकी ग्रोइंग एस्पिरेंट से लेकर के रूरल एंटरप्रेन्योर से लेकर के आपको लार्ज, आपको अनपेनिट्रेटेड मार्केट जो है जिसको कंपनी यहाँ पर आपको टच कर रही है, तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी जैसा मैंने बोला था कि ठीक है 122 करोड़ का रेवेन्यू तो कंपनी ने जनरेट किया, पर कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, तो नेट प्रॉफिट के ऊपर अगर आप आएंगे तो पहले कंपनी आपको लॉस में थी और उसके बाद कंपनी ने सीधा आपको 20 करोड़ का जो है ना यहाँ पर नेट प्रॉफिट जनरेट किया। इतना मैसिव ग्रोथ क्यों देखने को मिला, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है जो मैंने आपको बताया था कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना उसमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला। पहले ये मार्जिन ओनली 10% था, अभी कंपनी का जो मार्जिन है वो आपको बढ़ करके 28% पर पहुंच चुका है। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स का जो मार्जिन में ग्रोथ आया है ना, इसकी वजह से आपको जो कंपनी का प्रॉफिट है वो यहाँ पर आपको ग्रो करते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं यूनिफिन्स के फंडामेंटल के ऊपर अगर आप आएंगे तो जैसा मैंने बताया था काफ़ी छोटी कंपनी है, ओनली 474 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। और अगर मैं इस कंपनी के आरओई की बात करूं तो 49.4% का आरओई है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आरओसी की अगर मैं बात करूं तो 47% से ज़्यादा है। वहीं अगर मैं डेट की बात करूं तो 133 करोड़ का डेट है, पर यहाँ पर आपको डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो डेट देने का ही, लोन देना यही कंपनी का काम है, तो इसको आप उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिएगा। बाकी वैल्यूएशन के ऊपर अगर आप आएंगे तो स्टॉक आपको अंडर वैल्यू देखने को मिलेगा। और वहीं अगर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आएंगे तो यूनिफिन्स का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना, इसमें प्रमोटर के पास में काफ़ी कम होल्डिंग है, तो ये एक बड़ा रिस्की पॉइंट है। हालांकि अगर मैं एफआईआई की बात करूं तो एफआईआई की यहाँ पर अच्छी होल्डिंग है। सेम अगर मैं म्यूचुअल फंड के केस में बोलूं तो म्यूचुअल फंड की भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी होल्डिंग देखने को मिलेगा। मतलब इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करूं ना तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 20% की होल्डिंग यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूशन होल्ड करते हैं, पर उसके बावजूद भी जो मेजॉरिटी ऑफ जो स्टेक है ना वो आपको पब्लिक के पास में है। और नॉर्मली माइक्रो कैप कंपनी में आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सारी चीज़ें जो है आपको वो पॉजिटिव ही देखने को मिले, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। हालांकि यूनिफिन्स के केस में एक और जो बहुत अच्छी बात है ना कि कंपनी के जो Q2 के जो रिजल्ट आए थे रिसेंट वाले वो बहुत ज़बरदस्त था। कंपनी की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट क्वार्टर था। कितना 129 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। और अगर मैं इसको बताऊँ ना कि क्वार्टर मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने 122 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और सिर्फ Q2 में 129 करोड़, यानी कि आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर 26 रहेगा कंपनी के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला और काफ़ी इंप्रेसिव नंबर जो है वो कंपनी आपको फाइनेंशियल ईयर 26 में डिक्लेयर कर सकती है। तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड कंपनी की बात करते हैं जिसमें काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है। कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है जेडी केबल्स लिमिटेड। और जेडी केबल्स की अगर मैं बात करूँ ना तो ये आपको कंडक्टर एंड केबल मैन्युफैक्चरर है, नाम से आप समझ सकते हैं कि कंपनी केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ओनली 473 करोड़ का मार्केट कैप है और ये कंपनी स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नई कंपनी है। इसका जो आईपीओ है वो बिल्कुल रिसेंट टाइम में हमको आते हुए देखने को मिला था। और इस कंपनी की बात करूं तो ऑब्वियसली केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग बड़े स्केल पर कंपनी करती है। वेस्ट बंगाल बेस्ड ये कंपनी है, वेस्ट बंगाल में कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और इस कंपनी के नंबर्स की मैं बात करूं सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो 41 करोड़ से बढ़कर के कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 101 करोड़ हुआ और 101 करोड़ से बढ़कर के कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 251 करोड़ देखने को मिला। यानी कि ओवरऑल जो रेवेन्यू में ग्रोथ है कंपनी का वो काफ़ी कंसिस्टेंट देखने को मिला है। रिसेंट ईयर में कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो आपको 148% है। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 147% से ग्रो किया है। यानी कि कंपनी के रेवेन्यू में आपको शानदार ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि कंपनी ने सिर्फ रिसेंट ईयर में किया है रेवेन्यू ग्रोथ, पास्ट में भी आपको देखने को मिला। और कंपनी आने वाले साल को लेकर के जो टारगेट लेकर के चल रही है वो काफ़ी स्ट्रांग है। मतलब जो रेवेन्यू ग्रोथ का जो कंपनी ने मैनेजमेंट ने कमिटेड किया है कि मैनेजमेंट इज टारगेटिंग अ रेवेन्यू गोल ऑफ 500 to 600 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 26-27 एंड हैज़ द अल्टीमेट विजन टू रीच 1000 करोड़ ऑर्डर बुक। साथ ही साथ में कंपनी जो है आपको आने वाले साल में तो 500 to 600 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगी, ये टारगेट है। और उसके साथ साथ कंपनी का जो ऑर्डर बुक का टारगेट है ना वो आपको 1000 करोड़ का है। तो इसके बारे में भी हम फर्दर बात करेंगे कि कंपनी का करंटली ऑर्डर बुक कितना है, तो इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले आप देख लीजिए कि जेडी केबल्स ये कंपनी बेसिकली करती क्या है। तो जेडी केबल्स लिमिटेड एज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केबल एंड कंडक्टर इंक्लूडिंग पावर केबल, कंट्रोल केबल, एरियल बंच्ड केबल, सिंगल कोर सर्विस वायर एंड कंडक्टर सच एज आपको एएसी, ट्रिपल एसी, वाइडली यूज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है वो आपको यूज़ किया जाता है। कंपनी के जो क्लाइंट्स है उसमें आपको स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह जो है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की, आसाम हो, उड़ीसा हो, झारखंड
झारखंड हो, बिहार हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, अरुणाचल प्रदेश हो, ये सारे स्टेट्स में कंपनी के जो सर्विसेज हैं वो आपको देखने को मिलेगा। कंपनी का जो प्लांट है वो आपको वेस्ट बंगाल में है, जैसा मैंने आपको बताया था। अब अगर मैं आपको जेडी केबल्स के पूरे नंबर्स हाईलाइट अगर मैं बताऊं तो लास्ट आपको 10 ईयर से कंपनी आपको इस बिजनेस में है। टोटल 2 प्रोडक्ट सेगमेंट है, ऑब्वियसली एक आपको केबल है और एक आपको कंडक्टर है। टोटल 12 स्टेट में कंपनी का प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा। और उसके अलावा 286 करोड़ का जो है ना कंपनी का करंट ऑर्डर बुक है, जो कि काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि इतनी छोटी कंपनी है ना, 473 करोड़ की कंपनी के लिए अगर 286 करोड़ का ऑर्डर बुक है तो ये काफ़ी इंप्रेसिव नंबर है। टोटल 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, दोनों आपको वेस्ट बंगाल में ही देखने को मिलता है। इंस्टॉल कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो जो यूनिट 1 है वहां पर आपको 6000 किलोमीटर का केबल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, और यूनिट 2 जो है वो आपको 22000 किलोमीटर, जो लेटेस्ट वाला प्लांट है ना कंपनी का, वो काफ़ी बड़ा है कंपेरेटिवली। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो पहला प्लांट है वहां पर आपको 79% और जो सेकंड प्लांट है वहां पर आपको 81%, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी फाइनेंशियल ईयर 25 कंपनी के लिए ज़बरदस्त रहा था। 250 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जो है कंपनी ने ओवरऑल आपको यहाँ पर जनरेट किया। और इन हाउस यहाँ पर आपको टेस्टिंग लैब से कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 25 का जो ROE एंड ROC है वो आपको ज़बरदस्त है। 100% से ज़्यादा का ROE है और ROC आपको 43% देखने को मिल रहा है। तो इसको हम फर्दर जब फंडामेंटल डिस्कस करेंगे तब इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम बात करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने बताया है कि जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इसमें केबल एंड वायर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन, वो 25 में कितना है, तो 202 करोड़ का रेवेन्यू जो है कंपनी का केबल एंड वायर से आया है। बाकी जो एल्यूमिनियम कंडक्टर है उससे कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको 48 करोड़ का हमको देखने को मिला। बाकी एक एक करके अगर आप देखेंगे कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जो वायर एंड केबल वाला सेगमेंट है इसमें कंपनी कौन कौन से टाइप के वायर एंड केबल से बिजनेस आता है कंपनी का, तो इंसुलेटेड पावर केबल से लेकर के इंसुलेटेड कंट्रोल केबल से लेकर के आपको यहाँ पर एरियल बंच केबल हो गया, सिंगल कोर सर्विस वायर वगैरह हो गया, ये सब देखने को मिलेगा। कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है ना जेडी केबल का, उसका 80.68% का जो रेवेन्यू है वो आपको इस सेगमेंट से यानी कि केबल एंड वायर से आता है। बाकी जो सेकंड सेगमेंट है एल्यूमिनियम कंडक्टर का, वो कंपनी के टोटल रेवेन्यू का आपको 19.31% देखने को मिलता है। इसमें ये अलग अलग टाइप का एल्यूमिनियम कंडक्टर, स्टील रीइंफोर्स हो गया, ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर हो गया, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर टाइप के जो कंडक्टर है इसकी कंपनी जो है वो बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करने का वो आपको काम करती है। और ये अप्रॉक्सीमेटली 20% का रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो कंपनी के टोटल रेवेन्यू में आपको देखने को मिलता है। वहीं कंपनी के यहाँ पर अगर डिटेल में देखेंगे तो कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो 286 करोड़ है। जैसा मैंने आपको बताया था, न्यू वेंडर अप्रूवल भी कंपनी को मिला है हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, तो इससे कंपनी का जो बिजनेस है वो और भी ज़्यादा एक्सपांड होगा। बाकी कैपेसिटी एक्सपांशन कंपनी कर रही है, यानी कि अपनी जो कंपनी की करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो आपको बढ़ाने के लिए कंपनी यहाँ पर आपको वर्क कर रही है। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर कंपनी की जो कैपेसिटी है ना वो आपको डबल करने के लिए कंपनी काम कर रही है। इसको मैं फर्दर और भी ज़्यादा डिटेल में आगे बात करेंगे। बाकी सक्सेसफुली IPO लिस्टिंग हुआ था कंपनी का, आपको SME कैटेगरी में कंपनी लिस्ट हुई थी, और मशीनरी के ऊपर में भी कंपनी जो है 5 करोड़ 72 लाख का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको करने जा रही है। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। और अगर मैं कंपनी के मैनेजमेंट की बात करूँ तो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो काफ़ी स्ट्रांग है। कंपनी के मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि आने वाला जो साल है यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 का जो सेकंड फेज है वो कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है। उसके पीछे रीजन ये है कि कंपनी के पास में अच्छे ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है, न्यू वेंडर अप्रूवल मिला है कंपनी को हिमाचल एंड पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके अलावा मेजर हाईलाइट ये रहा था कि कंपनी का एक्विजिशन हमको देखने को मिला न्यू इंडस्ट्रियल फैसिलिटी में, आपको धनकुनी हुगली डिस्ट्रिक्ट में, एंड एडिशनल मशीनरी ऑर्डर फॉर द कंडक्टर डिवीजन के लिए। और उसके अलावा कंपनी यहाँ पर आपको IPO जो लिस्टिंग हुआ था उसके बारे में यहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया है। और कंपनी का जो जियोग्राफिकली प्रेजेंस है करंटली कहाँ कहाँ पर है, तो वो आप यहाँ पर पूरा का पूरा देख सकते हैं कि आपको पूरा जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट्स है वहाँ पर कंपनी देखने को मिलेगी। बाकी पंजाब, हिमाचल से लेकर के झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र और उड़ीसा तक जो कंपनी का प्रेजेंस है ना वो आपको देखने को मिलता है। बाकी कंपनी जो मैंने आपको बताया कि कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसमें आपको ह्यूज एक्सपांशन देखने को मिल रहा है, और कंपनी एम कर रही है टू डबल इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी बाय मार्च 2026, यानी कि आने वाले 3 से 4 महीने में कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना वो आपको डबल करने का टारगेट जो है कंपनी ने रखा है टू मीट सर्जिंग डिमांड इन द इंडिया पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया का जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें जो इतना तेजी के साथ में जो केबल एंड वायर की जो डिमांड आपको निकल के आ रही है इसको फुलफिल करने के लिए कंपनी क्या कर रही है, तो इसको फुलफिल करने के लिए कंपनी अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को वो डबल करने के ऊपर में विचार कर रही है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंपनी नया इंडस्ट्रियल फैसिलिटी भी आ रही है। जेडी केबल ने रिसेंटली एक्वायर किया है 1.18 लाख स्क्वायर फीटर का इंडस्ट्रियल फैसिलिटी इन धनकुनी वेस्ट बंगाल में, जो कि हुगली डिस्ट्रिक्ट में है। एट दिस साइट इंक्लूड एग्जिस्टिंग आपको फैक्ट्री शेड फॉर इमीडिएट यूटिलाइजेशन एंड सेंट्रल टू देयर प्लांट टू स्केल ऑपरेशन। यहाँ पर कंपनी का नया प्लांट भी आपको बनाने जा रही है 1,18,000 स्क्वायर फीट में। और उसके अलावा देखेंगे तो मशीनरी में भी कंपनी ने इन्वेस्ट किया, जो मैंने आपको बताया था 5 करोड़ 70 लाख का इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया था पर्टिकुलर आपको कंडक्टर डिवीजन के लिए।
बाकी अगर आप देखेंगे तो कंपनी इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट का लाइसेंस भी कंपनी को मिला, 5 साल का लाइसेंस मिला है। कहाँ से मिला है? तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर आपको कंपनी को लाइसेंस दिया गया है। तो इससे कंपनी को फर्दर अपने बिजनेस में और एक्सपांड करने में आपको ग्रो मिलेगा। बाकी हाई वैल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी काफी फोकस कर रही है। एंड जेडी केबल कमिट्स कंस्ट्रक्शन ऑन अ 244 करोड़ ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन झारखंड में, पार्ट ऑफ द नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेज 5। दिस प्रोजेक्ट इंक्लूड फ्लाईओवर ब्रिज एंड कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल वर्क। वो सारा चीजें जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। न्यू प्रोडक्ट सेगमेंट भी है, नए नए प्रोडक्ट भी कंपनी यहाँ पर आपको लॉन्च कर रही है, जिसमें आपको हाई HTLS यानी कि हाई टेम्परेचर लो सैग कंडक्टर हो गया, सोलर केबल हो गया, आपको AL59 कंडक्टर हो गया। ये अलग अलग टाइप के कंडक्टर्स एंड सोलर केबल्स की कंपनी जो है वो आपको आने वाले टाइम में मैन्युफैक्चरिंग करते हुए देखने को मिलेगी। बाकी कंपनी का अगर आप जियोग्राफिकली एक्सपांशन देखेंगे तो हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी का जो भी हिस्टोरिकली जो फोकस रहा है ना वो मेनली आपको वेस्ट बंगाल में ही देखने को मिला है। हालांकि उसके अलावा बिहार झारखंड में भी कंपनी का प्रेजेंस है, पर कंपनी अभी इसको बढ़ा करके हिमाचल एंड पंजाब तक जो है वो अपना नेशनल फुटप्रिंट जो है वो लेकर के जा रही है। बाकी IPO का फंड का कंपनी ने काफी यूटिलाइज किया। IPO के थ्रू कंपनी ने 84 करोड़ 40 लाख का फंड रेज किया था, जिसमें से 45 करोड़ जो है कंपनी ने वर्किंग कैपिटल के लिए इन्वेस्ट किया या वर्किंग कैपिटल में लगाया, और बाकी जो 26 करोड़ है वो अपने डेट को कम करने में कंपनी ने जो है वो आपको इन्वेस्ट किया था। तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कंपनी का ओवरऑल अगर आप SWOT एनालिसिस देखेंगे ना तो एक तो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ कंपनी का ये है कि स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री डिमांड हमको देखने को मिल रही है। डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर में कंपनी की जो डिपेंडेंसी है वो आपको देखने को नहीं मिलती है। टेक्नोलॉजिकली एक्सपर्टीज है कंपनी के पास में, इस्टेब्लिश सप्लाई चेन है, वेल इस्टेब्लिश मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है आपको वेस्ट बंगाल में। तो ये तो कंपनी का स्ट्रेंथ हो गया, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेंथ है, आपको यहाँ पर वीकनेसेस को भी ध्यान में रखना है। और कंपनी के केस में जो सबसे बड़ा वीकनेस ये है कि कंपनी जिस इंडस्ट्री में वर्क करती है, केबल एंड वायर इंडस्ट्री, ये हाईली कंपिटिटिव इंडस्ट्री है। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लेयर देखने को मिल जाएंगे, और बहुत सारे प्लेयर होने की वजह से क्या होता है ना कि यहाँ पर आपको मार्जिन्स बहुत अच्छे देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। कंपटीशन आपको हमेशा फेस करना पड़ेगा, डिपेंडेंसी ऑन रॉ मटेरियल के प्राइसेस के ऊपर में, क्योंकि क्या है ना कि ये पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है केबल एंड वायर इंडस्ट्री, वो सिर्फ एक कमोडिटी के प्राइस के ऊपर में चलती है। और वो कमोडिटी कौन सी है? तो वो कमोडिटी है कॉपर। यानी कि कॉपर को आपको रिक्वायरमेंट होगा किसी भी केबल एंड वायर को बनाने के लिए, और कॉपर के जो प्राइसेस है वो आपको इंटरनेशनल मार्केट में डिसाइड होता है। और अगर इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं तो उस केस में कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकता है। बाकी बंचिंग ऑफ ऑर्डर बाय यूटिलाइजिंग बिकॉज ऑफ फैक्टर बियॉन्ड देयर कंट्रोल सच एज गवर्नमेंट अप्रूवल हो गया, आपको फंड्स वगैरह हो गया, ये सब गवर्नमेंट के हाथ में है, तो इसमें कंपनी का कंट्रोल नहीं है। हालांकि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा ये है कि कंपनी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से बिलोंग करती है, तो इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि थ्रेट वाले फैक्टर भी है, कुछ बहुत बड़ा थ्रेट अगर आप देखेंगे तो रॉ मटेरियल का प्राइस का वॉलेटिलिटी हो गया। अगर इकोनॉमिक में कुछ स्लो डाउन आता है इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में, तो कंपनी को काफ़ी बैकफायर कर सकता है, और सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन होने से भी कंपनी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर सकती है। तो ये ओवरऑल SWOT एनालिसिस है जेडी केबल्स का। बाकी अगर मैं इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूं, क्योंकि हमने रेवेन्यू के केस में आपको बताया था कि कंपनी का रेवेन्यू ठीक है जो भी है 200 करोड़ से ज़्यादा हमको देखने को मिला। अब अगर मैं इसके नेट प्रॉफिट की बात करूं तो आप देख सकते हैं 0 करोड़ से 5 करोड़ और 5 करोड़ से आपको 22 करोड़, ये कंपनी का नेट प्रॉफिट है। तो रेवेन्यू तो कंपनी का बहुत ज़्यादा था, नेट प्रॉफिट बहुत कम है। रीज़न क्या है? रीज़न उसके पीछे सिंपल है कि कंपनी जिस सेक्टर में वर्क कर रही है वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से मार्जिन उतने अच्छे नहीं है। हालांकि कंपनी ने मार्जिन पे रिसेंट में काफ़ी वर्क भी किया है। पहले कंपनी के मार्जिन 7% था, अभी ये बढ़कर के 14% पर पहुंच चुका है। हालांकि 14% के मार्जिन कंपनी लॉन्ग टर्म में मेंटेन करके रख पाएगी, ये कहना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपको मैक्सिमम जो कंपनीज है ना उनका मार्जिन अगर आपको देखने को मिलेगा तो सिंगल डिजिट में या तो 10% तक देखने को मिलता है, उससे ज़्यादा मार्जिन बहुत रेयर है। तो ये फैक्टर ज़रूरी है कि आपको इसको भी आपको कंसीडर करके रखना है। बाकी अगर आप फंडामेंटल के ऊपर आएंगे तो ऑब्वियसली स्टॉक आपको 473 करोड़ का मार्केट कैप है, ROE बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है 117% का, ROC आपको यहाँ पर 65.6% देखने को मिलेगा जो लेटेस्ट डेटा है, कहीं पर आपको 43% भी देखने को मिलेगा, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी डेट है कंपनी के ऊपर में 42 करोड़ का, और डेट को कंपनी ने कम भी किया है जो IPO के फंड को यूज़ करके। हालांकि जो कंपनी के रिजर्व है वो 100 करोड़ से ज़्यादा है, इस वजह से जो डेट टू इक्विटी है वो आपको काफ़ी कंट्रोल में देखने को मिलेगा। बाकी माइक्रो कैप कंपनी में वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले नहीं करता है, लेकिन जेडी केबल्स में आपको वैल्यूएशन अंडर वैल्यू हमको देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो क्योंकि बिल्कुल नई कंपनी है, बहुत ज़्यादा चेंज अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न में हुआ नहीं है, तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको 70% है, और FII की अगर आप देखेंगे तो 4.55%, और म्यूचुअल फंड यहाँ पर आपको 9.89%, यानी कि दोनों मिला देंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 14% की जो होल्डिंग है ना वो आपको स्ट्रॉन्ग हैंड में क्या है, किसकी? तो जेडी केबल्स की होल्डिंग। बाकी जो पब्लिक की होल्डिंग है वो आपको 15.57% हमको देखने को मिल रहा है। तो ये फर्दर आप जेडी केबल्स को स्टडी कर सकते हैं। कंपनी SME है, छोटी कंपनी है,
और फर्दर कंपनी ने अपने आने वाले टाइम में लिए काफ़ी सारे ग्रोथ टारगेट्स वगैरह भी सेट करके रखा है, तो इसको आप ट्रैक कर सकते हैं। अब चलिए लास्ट कंपनी की बात करते हैं। तो हमारे इस लिस्ट में जो लास्ट कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर लिमिटेड। वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी 1000 करोड़ से थोड़ी बड़ी कंपनी है साइज में, हालांकि फिर भी ये माइक्रो कैप की कैटेगरी में ही आएगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। कंपनी ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर, ये जो कंपनी है ना, कौन सी सर्विसेज देती है, कहाँ पर सर्विसेज देती है? तो कंपनी आपको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और हेल्थ केयर के साथ साथ कंपनी ने अभी IT सर्विसेज भी जो है वो आपको प्रोवाइड करने का काम जो है वो कंपनी ने चालू किया है। बाकी वन ग्लोबल सर्विस के अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे ना, तो 18 करोड़ से बढ़कर के कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको 63 करोड़ हुआ, और उसके बाद 63 करोड़ से बढ़कर के कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको 147 करोड़ हमको देखने को मिला। और यहां पर जो अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो जबरदस्त देखने को मिला। यहां पर कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो आपको माइक्रो कैप के हिसाब से काफी इंप्रेसिव है, 133% का रेवेन्यू ग्रोथ है। और इससे पहले अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो आपको 248% का देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ इससे पहले भी कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली आपको 200% का रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो कंपनी हमको दिखा चुकी है। तो ये ओवरऑल कंपनी के नंबर्स रहे हैं। और बाकी सबसे अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि कंपनी ने Q2 में ऑलरेडी ज़बरदस्त रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया। कितना? Q2 में कंपनी ने अपनी हिस्ट्री का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, जब कंपनी ने 135 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो Q2 में कंपनी जनरेट कर चुकी है। अब इसका मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल ईयर 26 होने वाला है कंपनी का, वो इससे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी आने वाले टाइम में इस पर किस तरीके से वर्क करती है। बाकी वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर ये कंपनी करती क्या है, तो जैसे मैंने बताया था कि वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज ओवरसीज सिंथेटिक लिमिटेड, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1992। इट हैज़ बिन लिस्टेड ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सिंस 1994। कंपनी काफ़ी पुरानी है स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, 1992 में कंपनी बनी थी। और कंपनी का जो बिजनेस है वो किससे रिलेटेड है, तो प्रोवाइड करती है सर्विसेज रिलेटेड टू आपको हेल्थ केयर इंडस्ट्री, एंड रिसेंटली हैज़ एक्सपांडेड इट्स डोमेन इन द फील्ड ऑफ IT सेक्टर। यानी कि पहले जो कंपनी का बिजनेस था वो आपको हेल्थ केयर सेक्टर में था, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में था, पर अभी कंपनी का जो बिजनेस है वो एक्सपांड हुआ है, और आपको IT सेक्टर में भी कंपनी का जो प्रेजेंस है वो हमको देखने को मिल रहा है। नाउ द कंपनी हैज ऑल्सो स्टार्टेड द प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी एंड डेवलपमेंट इन सॉफ्टवेयर एंड अदर IT सॉल्यूशन, ये आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर लिमिटेड, इट्स अ हेल्थ केयर सर्विस कंपनी। इट डज सपोर्ट वर्क फॉर द हॉस्पिटल, क्लिनिक, डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर कंपनी इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग पेशेंट डायरेक्टली। बेसिकली डॉक्टर क्या करते हैं, तो डॉक्टर जो है वो पेशेंट को आपको डायरेक्टली ट्रीट करने का काम करते हैं, पर पूरे के पूरे हॉस्पिटल को चलाना, पूरा का पूरा मैन पावर मैनेज करना, ये सारा काम जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। ये सारी जो सर्विसेज है वो कौन ऑफर करती है, तो वो आपको वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आपको ऑफर करने का काम करती है। कंपनी के परफॉर्मेंस में आप देख सकते हैं, कंपनी ने यहाँ पर बताया है कि लीडिंग प्रोवाइडर है इन द फील्ड ऑफ लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर सॉल्यूशन अक्रॉस द ग्लोब। वी हैव द एक्सपर्टीज इन मास स्क्रीनिंग, डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर साइंस विच आर यूज्ड बाई eminent hospital, healthcare professional and government body. The company has been constantly striving to upgrade the services and product provided by the all the stakeholder, and today new era of the digital healthcare, we partner with the best of providing a single online platform with healthcare product ranging from the medical devices to medical consumable। ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पर कंपनी ने अपने बारे में बताया है, क्या क्या सर्विसेज है कंपनी की। बाकी हेल्थ केयर सपोर्ट सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है। बैक ऑफिस वर्क जो होता है ना, आपको कंपनी हेल्थ केयर, कोई भी हॉस्पिटल को चलाने के लिए बहुत सारे स्टाफ रहता है, उन स्टाफ को मैनेज करना होता है, उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना होता है, पूरा मेडिकल जो बिलिंग होता है, आपको इंश्योरेंस रिलेटेड वर्क होता है, बहुत सारा काम होता है हॉस्पिटल के अंदर में, और ये सारी सर्विसेज जो है वो कंपनी ऑफर करती है। उसके अलावा मेडिकल IT एंड डिजिटल सर्विसेज, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर में हेल्थ केयर को आपको आजकल डिजिटलाइज हो रहा है, और हेल्थ केयर में आपको डिजिटल सॉफ्टवेयर वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। मेडिकल जो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स, जो रिपोर्ट्स वगैरह होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, उसको मेंटेन करके रखना होता है। तो ये सारा काम भी जो है वो कंपनी आपको ऑफर करती है। बाकी हेल्थ केयर आउटसोर्सिंग आपको देखने को मिलेगा। हॉस्पिटल आउटसोर्स करती है नॉन मेडिकल वर्क को अपने कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, वो कंपनी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करती है। बाकी अगर आप देखेंगे तो कंपनी पैसा कैसे कमाती है, तो हेल्थ केयर के जो क्लाइंट्स हैं, जो भी हॉस्पिटल हो गया, क्लिनिक हो गया, वो कंपनी को सर्विस फीस देते हैं। साथ ही साथ में इनकम जो है यूजुअली आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आता है कंपनी का, और रिकरिंग बेसिस पर आता है, ये आपको दोनों देता है। और उसके अलावा कंपनी के क्लाइंट कौन कौन से हैं, कस्टमर कौन कौन से हैं, तो ऑब्वियसली जितने भी हॉस्पिटल है वो कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में देखने को मिलेगा। जितने भी बड़े बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर है वहाँ पर भी सेम रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा आपको हेल्थ केयर की जो कंपनीज है वो कंपनी के क्लाइंट में है, और हेल्थ केयर के जो इंश्योरेंस फर्म है वो आपको यहाँ पर कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। वहीं आप इस कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर आएंगे तो नेट प्रॉफिट कंपनी का अच्छा है, 1 करोड़ से बढ़कर के 7 करोड़ और 7 करोड़ से बढ़कर के 18 करोड़, ये कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। और नेट प्रॉफिट में जो अच्छी चीज़ ये निकल के आ रही है ना कि कंपनी का मार्जिन जो है वो आपको बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो ये आपको 15% से बढ़कर के 17% पर हुआ है।
तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बढ़ने की वजह से आपको ओवरऑल नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आया है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। हालांकि कंपनी के रेवेन्यू में भी एक्चुअल ग्रोथ है, इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। और एक जो बहुत बड़ा रीज़न ये है ना कि कंपनी ने एक भी रुपये का इंटरेस्ट जो है वो आपको पे नहीं किया है। और इंटरेस्ट कंपनी ने क्यों नहीं पे किया है? क्योंकि कंपनी के ऊपर में एक भी रुपये का डेट नहीं है। अब देखिए माइक्रो कैप कंपनीज का अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट आपको 7 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ ऐसे नेट प्रॉफिट रहता है। और उस केस में भी अगर कंपनी को 4 करोड़, 5 करोड़ अगर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो वो कंपनी के लिए कहीं से भी पॉजिटिव नहीं रहता है। नॉर्मली माइक्रो कैप कंपनी जितना अच्छा हो, आपको डेट फ्री मिले, वो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर आपको डेट फ्री है, इस वजह से कंपनी का आपको इंटरेस्ट का बर्डन देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी अगर आप फंडामेंटल पर आएंगे तो फंडामेंटल आप देख सकते हैं 1100 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई एंड आरओसी इंप्रेसिव है, 42.3% एंड 56% का आरओसी है। वहीं डेट देखेंगे तो बिल्कुल डेट नहीं है, और इस वजह से जो डेट टू इक्विटी है वो भी आपको बिल्कुल जीरो देखने को मिलेगा। हालांकि जो रिजर्व है कंपनी के पास में वो कितना है, तो रिजर्व आपको 82 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व जो है वो कंपनी यहाँ पर करंटली आपको ऑपरेट करती है, करंटली आपको ऑन करती है। बाकी अगर इसके वैल्यूएशन की बात करूं तो स्टॉक आपको ऑब्वियसली अंडर वैल्यू है। तो माइक्रो कैप में वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले नहीं करता है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आएंगे तो अच्छी बात यह है ना इस कंपनी में कि प्रमोटर की होल्डिंग पहले बहुत कम थी, ओनली 15.05% थी। पर अभी रिसेंट क्वार्टर में क्या हुआ ना कि प्रमोटर ने मैसिव शिफ्ट किया अपनी होल्डिंग में, और 15% से बढ़ करके ये सीधा आपको 66.24%, यानी कि अगर मैं सीधा सीधा आपको बताऊं ना तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो सिर्फ एक क्वार्टर में आपको 51% से यहाँ पर हमको बढ़ते हुए देखने को मिली। और 51% सिर्फ एक क्वार्टर में अगर प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ती है तो ऑब्वियसली ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव साइन है, और इसको आपको ज़रूर कंसीडर करके रखना चाहिए। हालांकि म्यूचुअल फंड की इस कंपनी में होल्डिंग नहीं है। अब देखिए 50% अगर होल्डिंग बढ़ रही है तो कहीं से तो खरीदा जाएगा। एफआईआई की होल्डिंग जो है पहले आपको अप्रॉक्सीमेटली 15% थी, जो कि घट करके 5% पर आ चुका है, यानी कि सीधा सीधा जो 10% की होल्डिंग है वो एफआईआई से यहाँ पर डाइल्यूट हुआ है। और रिमेनिंग जो होल्डिंग है वो पब्लिक का गया है, यानी कि पब्लिक के पास में एक समय पर 70% की होल्डिंग थी, जो कि अभी घट करके ओनली 28% पर आ चुका है। तो अगर आप एक क्वार्टर पहले जाएंगे तो किसी भी कंपनी का जो सबसे बुरा शेयर होल्डिंग पैटर्न हो सकता है ना वो आपके सामने है। हालांकि एफआईआई की होल्डिंग फिर भी कंपैरेटिवली अच्छी है, पर अगर आप अभी रिसेंट होल्डिंग देखेंगे तो कंपैरेटिवली जो होल्डिंग है कंपनी की वो आपको काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर आपको प्रमोटर की भी अच्छी होल्डिंग है, एफआईआई की भी आपको अच्छी होल्डिंग है, और पब्लिक की भी यहाँ पर 30% से कम होल्डिंग है। हालांकि यहाँ पर म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग होती, यानी कि डीआईआई की भी अगर होल्डिंग होती 4-5% तो ये और भी ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन ठीक है, जो भी है आपके सामने है, माइक्रो कैप कंपनी है, बहुत ज़्यादा आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको सारी चीज़ें जो है आपको पॉजिटिव करके दे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी आई होप आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा है। वीडियो अगर आपने एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाकी मेरी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी जो है ना बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन जो है वो किसी भी कंपनी को लेकर के, किसी भी स्टॉक को लेकर के हमारी तरफ से नहीं है। वीडियो सिर्फ आपको प्योरली नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिएगा। चैनल आपको पसंद आए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। बाकी जैसा मैंने बोला कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। तो अगर आपको कोई फाइनेंशियल रिलेटेड अगर आपको सर्विसेज चाहिए, फाइनेंशियल रिलेटेड अगर आपको डिसीजन बनाना है तो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लीजिए। और हमारे वीडियोज़ को सिर्फ आपको नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पस से ही लेना है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।